हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं समाकलन गुणांक ज्ञात करने के नियम, अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने के नियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है और हम कुछ सवालों को भी देखेंगे जो इन नियमों की मदद से हल होंगे। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के पहले के वीडियोस भी आप जरूर देख लीजिए, जिसमें हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगा, इसकी क्या शर्त है, इन तमाम बातों पर हमने पहले ही बात कर ली है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, जिसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट किस तरह से बनाया जाता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निरीक्षण द्वारा अर्थात इक्वेशन को देख करके थोड़ा उसमें दिमाग लगा करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इस बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। अगर आपने वे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि समाकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए प्रॉपर अगर हमारे पास कुछ नियम हो तो हमारे जो दिए हुए हमको सवाल हैं वो कितने आसान तरीके से बन जाते हैं, मतलब बहुत इजीली बन जाएंगे सवाल। अगर आप इन नियमों को अच्छे से समझ लें तो फिर इन सवालों में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसा करते हैं कि हम सवाल बनाना शुरू करते हैं और सवाल में जो नियम हमको काम आएगा उस नियम को हम उसी समय समझ लेंगे और फिर सवाल बना लेंगे। तो इससे क्या आपको सरल पड़ेगा। पूरा नियम एक साथ बताऊंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि नियम तब समझ में आएगा जब आप उसको सवाल में अप्लाई होता हुआ देखेंगे, तभी वो नियम समझ में आएगा। इसलिए सवाल समझते समझते हम नियम को उसमें जब लगाएंगे तो उसी समय हम नियम को समझेंगे। तो ये सबसे बढ़िया उपाय है दोस्तों। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहले सवाल में देखिए क्या दिया है। दिया गया अवकल समीकरण है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई बराबर 0। इस समीकरण की तुलना करनी है आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। ठीक है, आप इसकी तुलना करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर m बराबर कौन है दोस्तों, m कौन होता है जो dx के साथ होता है, तो यहाँ पे x स्क्वायर y है। और n कौन है जो dy के साथ होता है, तो dy के साथ कौन है, ये चिन्ह समेत अगर लिखेंगे अपन x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो m और n आपको मिल चुका है। आप पहले चेक कर लीजिए कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। इसके लिए हमको डेल्टा m बटे डेल्टा y निकालना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x को आप कांस्टेंट की तरह लेंगे, तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और x स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। डेल्टा n बाई डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा n बाई डेल्टा x निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। y कांस्टेंट है, अलग थलग है, 0 हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब वही होता है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं उस वेरिएबल को छोड़ के जो दूसरा वेरिएबल बचा है उसको कांस्टेंट की तरह मानते हैं। तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या ये दोनों सेम है, तो आप कहेंगे सर ये सेम नहीं है। तो दोस्तों, डेल्टा m बाई डेल्टा वाई का जो मान आया है वो बराबर नहीं है डेल्टा n बाई डेल्टा एक्स के। इसका मतलब दिया हुआ समीकरण एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, आप लिखेंगे अतः दिया हुआ समीकरण एग्जैक्ट नहीं है। अब नहीं है तो भैया एग्जैक्ट उसको बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए एक फैक्टर होता है जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ज्ञात करके फिर इस समीकरण में हम गुणा करते हैं, तब वो एग्जैक्ट बन जाता है। और एग्जैक्ट बन जाने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, एग्जैक्ट अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है इसको हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप जरूर जा करके उस वीडियो को देखिएगा, पिछले के पिछले वीडियो में। ठीक है, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये तो बराबर नहीं आया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से ज्ञात किया जाए, कौन सा नियम लगेगा, इनमें से कुछ नहीं पता। अभी तक तो कुछ नहीं पता कि कौन सा नियम लगेगा। अब कौन सा नियम लगेगा ये जानने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन
जो दिया हुआ है आपको प्रश्न में उसको अच्छे से आपको उसको देखना होगा कि वो किस तरह है। तो गौर कीजिए यहाँ पर dx के साथ जो है और dy के साथ जो है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कौन लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, यहाँ पे कौन लिखा है एक्स क्यूब वाई क्यूब। आप देखो गौर से, इन पदों की जो घातें हैं वो बराबर हैं। आप देखो यहाँ पे 2 घात और 1 घात, कितना हुआ 3 घात, और यहाँ पे भी देखो आप 3 घात। तो भैया ये तो समघात समीकरण है, अर्थात होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस किसको बोलते हैं, जिसमें जो, आप देखो आपने होमोजीनियस इक्वेशन जब हमने पढ़ा था तो याद करो उस समय हम इक्वेशन को किस रूप में देखते थे, याद करो आप, हम देखते थे dy बाई डी एक्स बराबर f1 xy अपॉन f2 xy, जिसमें हम बोलते थे कि ये f1 और f2 जो है वो समघात फलन है, सेम घात के समघात फलन है, अर्थात दोनों की घातें बराबर है, बराबर घात के समघात फलन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना आप, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये भी 3 घात वाला समघात फलन है, ये भी 3 घात वाला समघात फलन है, तो दोनों की घातें एक जैसी हैं। तो ये वही तो है, उसी रूप में तो ये दिख रहा है आपको, बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये फिर आपको इस रूप में चेंज होने लगेगा। चीज वही है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ पलटा दोगे तो ये इस रूप में नजर आएगा। कितना इजी है बताओ, यही आपका ये f2 है और ये आपका f1 है। तो f1 देखो ये भी 3 घात वाला समघात फलन है, देखो 2 और 1 3 घात, ये भी 3 घात वाला समघात फलन, दोनों सेम घात के समघात फलन अगर हो तो ये समीकरण समघात हो गया। अब समझ में आ गया कि समघात है। तो नियम 1 में देखो क्या लिखा हुआ है, जब mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0, भैया चेक कर लेते हैं mx प्लस ny 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना, तब ये बात आगे बढ़ेगी। तो mx प्लस ny आप चेक करके देखो, यहाँ पे mx प्लस ny चेक करके देखो, m जो है उसको x से गुणा करो तो हो जाएगा x क्यूब y, और n को y से गुणा करो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस साइन के साथ माइनस एक्स क्यूब वाई और माइनस वाई की घात 4, तो ये तो चलो कट जाएगा, लेकिन माइनस वाई की घात 4 तो बचेगा, यानी कि इसका मान 0 तो नहीं आया ना, हमको वही चाहिए था ना। जब mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 हो, जो कि हमने चेक किया है और ये 0 के बराबर नहीं आया है, तथा समीकरण समघाती अर्थात होमोजीनियस हो, ठीक है, तब अवकल समीकरण जो आपको प्रश्न में दिया होगा उसका एक इंटीग्रल फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होता है, ठीक है। 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, मतलब ये जो एम एक्स प्लस एन वाई आप ज्ञात किए हो उसी को 1 अपॉन में करके लिखना है, और वही हमारा क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रल फैक्टर होता है। तो अब आप बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा कि नियम नंबर 1 यहाँ पे फिट हो रहा है, तो बहुत सरल सी बात है दोस्तों, नियम नंबर 1 में लिखा है कि भाई समीकरण समघाती होना चाहिए, तो पहली नजर तो हमारी समीकरण में जाएगी और देखते साथ पता चल रहा है, एकदम आपको देखते साथ पता चलेगा कि ये समघाती है, मतलब समझ जाइए कि नियम नंबर 1 लगने वाला है। और अधिक तसल्ली लेने तो आप ये भी चेक कर लो कि mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है, देख लो। तो अपन निकाल के देखें तो ये इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो नॉन जीरो आ रहा है मतलब समझ जाओ इसी चीज को आप 1 अपॉन में बिठा दो तो वो एक इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा। तो दोस्तों तो चलिए साफ साफ पता चल रहा है कि नियम नंबर 1 यहाँ पे लग रहा है, और इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकलेगा वो भी पता चल गया, एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, ठीक है, मतलब ये नॉन जीरो आ ही रहा है, और ये नॉन जीरो अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से यही इसी को 1 अपॉन में बैठा लोगे तो वो इंटीग्रल फैक्टर बन जाएगा। तो उसी को बस आपको लिखना है, उसी को सजाना है। तो दोस्तों यहाँ पर तो अब हमको मिटाना पड़ रहा है, तो मैं ये सब आप लिखिएगा पूरा सिस्टमेटिक जमा करके। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, चलो लिखता हूँ मैं, अतः आई एफ क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, यानी कितना आया था माइनस वाई की घात 4 है, तो उसी को 1 अपॉन में बैठाना है, तो ये माइनस 1 अपॉन वाई की घात 4। वो पूरी कहानी लिखिएगा आप लोग, जिस क्रम में जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ ना वो पूरा आपको लिखना है। ये तो जगह नहीं बच रही करके मुझे मिटाना पड़ा, लेकिन आपको पूरा जो है ना उसी क्रम में लिखना है। पहले आप चेक करेंगे कि वो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है तो फिर आप फिर देखेंगे कि इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके लिए कौन सा नियम निकालना पड़ेगा। जिस नियम का आप इस्तेमाल कर रहे हो उस नियम की जो जरूरी बातें पहले उनको चेक करो, हाँ भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, पहले उसको चेक करो। उसके बाद आप ये चेक करो कि
एम एक्स प्लस एन वाई जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो भैया वो नॉन जीरो है कि नहीं वो चेक करके देखें अपन। ये पूरा काम करना है, उसके बाद आप इंटीग्रल फैक्टर हाँ इतना होगा। और ये इंटीग्रल फैक्टर आपको मिल गया ना। अब इसका क्या काम होता है, इंटीग्रल फैक्टर के आगे क्या करते हैं, वो इंटीग्रल फैक्टर आपको क्या बतलाता है। वो इंटीग्रल फैक्टर ही तो वो चीज है कि हाँ अब उस चीज का अगर आप पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर गुणा कर देते हो तो वो पूरा इक्वेशन जो है, जो पहले एग्जैक्ट नहीं था, अब वो इंटीग्रल फैक्टर का गुणा करने के बाद अब वो एग्जैक्ट बन जाता है। तो चलिए गुणा करके देखिए। इक्वेशन 1 इसको मैं बोल देता हूँ और समीकरण 1 में, ठीक है, आई एफ का गुणा करने पर। तो चलो आई एफ का आप गुणा करो, कितना होगा देखो, -1/y⁴ का अगर गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ कितना आएगा बताओ, -x² ठीक है, क्योंकि नीचे में y⁴ है तो एक एक y कटेगा तो 3 घात बचेगा नीचे में, और फिर ये dx हो गया माइनस, यहाँ दोस्तों बताइए क्या होगा, अगर आप यहाँ पे y⁴ से भाग -1/y⁴ से भाग देंगे दोस्तों तो ये होगा -x³ बटे y⁴, ठीक है, माइनस साइन मैंने लिख दिया, और यहाँ पे भाग देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों y -1/y, जो कि 3 घात कट जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ का देखो, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के मैं इसको प्लस बना देता हूँ, ये ऐसा माइनस माइनस कॉमन निकल के प्लस हो गया, और ये dy बराबर 0। अब ये एग्जैक्ट बन चुका है, अगर आपको तसल्ली लेनी है तो आप चेक कर सकते हो, इसको इक्वेशन 2 कह दो और आप चेक करके देख लो समीकरण 2 के लिए, ठीक है, यानी जो ये चेंज होकर के जो मिला है इंटीग्रल फैक्टर का गुणा कर लेने के बाद इस इक्वेशन का बदला हुआ जो रूप है, उस समीकरण के लिए यानी नए समीकरण के लिए नया बन गया हमारे पास। अगर इसके लिए मुझे m देखना हो तो अब ये m हो गया, ये इस इक्वेशन के लिए m हो गया, ये m इस इक्वेशन के लिए था, ये इस इक्वेशन के लिए m हो गया, है ना भाई, ये m हो गया, और n कौन हुआ, x³/y⁴ प्लस 1/y। अब चेक करके देखो भला, Δm/Δy अगर आप निकालेंगे दोस्तों तो -x² तो ठहरा कांस्टेंट, और y⁴ 1/y⁴ जो है 1/y⁴ उसका y के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो ये आपके पास मिलेगा -3/y⁴, और इसका अगर आप x के सापेक्ष करेंगे तो 1/y⁴ जो है वो कांस्टेंट होगा, और ये होगा 3x², और देख लो सेम सेम है, ये भी माइनस माइनस गुणा कहो के प्लस बन जाएगा, ये देखो, और ये भी वही है 3x² बटे y⁴, ये तो वही है, यानी साफ साफ पता चल रहा है कि Δm/Δy Δn/Δx, यानी अब देखो हो गई ना तसल्ली, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट बन चुका है, और उसके पीछे कमाल या जादू था इसका IF का। अब प्रश्न ये है दोस्तों कि सर जब ये एग्जैक्ट बन चुका है तो उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसको सॉल्व करने का नियम तो हमने पढ़ा ही हुआ है पहले, वो तो हम सीखे हुए हैं, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर दें। मतलब आपको जो प्रोसेस है ना वो याद रहना चाहिए, पहले दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन उसको चेक करो एग्जैक्ट है कि नहीं है, अगर इक्वेशन अपने दिए हुए रूप में ही अर्थात जिस तरह से वो दिया है अगर उसी रूप में वो एग्जैक्ट है तो फिर इन नियमों की जरूरत ही क्या है। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो तुरंत आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट रूप में बदलने के लिए आपको ये सब काम आएगा ना सर, इसलिए पहले आप उसको चेक तो करो कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे अपने को इस इक्वेशन को अपन सॉल्व किया तो एग्जैक्ट नहीं मिला, अपने को नहीं मिला तब इंटीग्रल फैक्टर की जरूरत पड़ी, अब जरूरत पड़ी तो कौन से नियम का इस्तेमाल करके निकाले भैया, तो उसके लिए अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले अच्छे से देखना पड़ेगा, देखे परखे तो समझ में आया कि पहले नियम से फिट हो रहा है, क्योंकि पहला नियम में बोल रहा है कि समीकरण समघाती होना चाहिए, और ये वाली शर्त भी होनी चाहिए mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अपन ने चेक करके देखा था, पूरी पूरी बात हमको नियम 1 के रूप में फिट होते हुए दिखी, तो बस फिर देर किस बात की, हमने तुरंत IF निकाला, ठीक है ना, 1/mx प्लस ny अपन ने चेक किया, और ये नॉट जीरो आ रहा था, नॉन जीरो आ रहा था, तो इसी को 1 में बैठा करके -1/y⁴ जो है वो इंटीग्रल फैक्टर हो गया। इंटीग्रल फैक्टर मिलने के बाद आपको दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरे में आपको इंटीग्रल फैक्टर का गुणा कर देना है, फिर आप उसको देख लो, चेक कर लो, हाँ भाई अब एग्जैक्ट में बदल चुका है। अब जब एग्जैक्ट में ये बदल चुका है तो आप अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो भी आपको आना चाहिए, तो चलिए इसके लिए मैं आपको सरल तरीका बताया था, बहुत ही सरल तरीका बताया था,
सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो m है उसको x के सापेक्ष समाकलन करो, y को कांस्टेंट की तरह लेते हुए। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। अब m कौन है? m किसके लिए? जो हमारा नया समीकरण इंटीग्रल फैक्टर को गुणा करने के बाद जो समीकरण तैयार हुआ ना, उसमें m के रूप में ये दिख रहा है, वही m की बात यहाँ हो रही है। ठीक है, तो ये कितना है दोस्तों यहाँ पे? -x² dx। अच्छा, यहाँ पे अपने को y कांस्टेंट लेना है, तो 1/y³ को तो मैं पहले ही बाहर कर देता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है, और -x² का समाकलन करेंगे तो ये आएगा दोस्तों -x³/3। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको मिला -x³/3y³, ये मिल गया। उसके बाद ये एक हिस्सा हुआ, एक हल का हमारा एक पार्ट हुआ। अब हल का दूसरा पार्ट के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रल n के वे पद जो x नहीं रखते हैं, जो x नहीं रखते हैं, मैं आपको बताया था सरल तरीका ये है, n के केवल उन पदों को यहाँ लिखो जो x नहीं रखते हैं और उनका y के सापेक्ष आप क्या कर दो? समाकलन कर दो। तो भैया n कौन है बताओ भला? n ये है। अब इनमें देखो दो पद है, एक पद ये है, एक पद ये है। दो पदों में आप चेक कर लो, उन पदों को यहाँ लिखना है जो x नहीं रखते हैं। इस पद में तो x दिख रहा है, इसको नहीं लेना है। इसमें x दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसको लेके आगे बढ़ना है। तो आपको लेना है 1/y और dy, तो कितना हो जाएगा इसका? log y। ठीक है, उसके बाद अतः अभिष्ट हल क्या होगा दोस्तों? अतः अभिष्ट हल दोनों को बस जोड़ के, यानी दोनों को कंबाइन करके आप लिख देना है -x³/3y³ प्लस log y और बराबर c। जहां समाकलन नियतांक है, जो अपन हल करते समय कांस्टेंट जोड़ते हैं, वही वाला है। बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। कहीं पर भी कठिनाई है, कहीं पर भी आपको कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा। बहुत सिंपल तरीके से बना हुआ है ये और काफी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आएगा तो बहुत आसानी से बनना चाहिए क्योंकि ये बहुत ईजी है दोस्तों। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों। बहुत सिंपल तरीके से बना हुआ है। प्रोसेस मेथड ये आपको पूरा पता होना चाहिए, कहीं पर भी मतलब डाउट की स्थिति नहीं आनी चाहिए कि नियम, अगर नियम नंबर 1 लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, हर नियम में कुछ कारण है, कुछ स्थितियां हैं, तभी वो नियम को अपन लगाए हैं, तो इसलिए आपको नियम का कारण पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला नियम आपने देखा और आपने पहले सवाल को बना लिया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि उसमें कौन सा नियम लगेगा। दोस्तों यहाँ पे ये अभिष्ट हल आ चुका है और कांस्टेंट के रूप में मैंने जो सी लिया है, तो वहां पे आप कुछ दूसरा कांस्टेंट भी ले सकते हैं, जैसे log c हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट बिल्कुल आप अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि कांस्टेंट का रूप भी हम बदलते रहते हैं, कभी जैसे e⁻c होता है तो उसको कैपिटल सी लिख देते हैं, कभी log c होता है उसको कैपिटल सी लिख देते हैं। तो कांस्टेंट में आपको कभी भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप किताब में देखेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में log c लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट का रूप भी बदल सकते हैं, है ना भाई। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा सवाल। अब दूसरे सवाल में देखिए दोस्तों, ये दूसरा सवाल है, इसमें तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है भाई, देखते हैं। एक्स वाई साइन एक्स वाई एक्स डी वाई बराबर 0। ठीक है, एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई बराबर 0। साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हम पढ़े नियम नंबर 2 को तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये नियम नंबर 2 में फिट हो रहा है। कैसे? जब mx माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 चेक कर लेंगे अपन, लेकिन ये चेक करने के पहले आप ये m और n जो है ना, इनके स्वरूपों को देखो आप, ये ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, अगर आप तुलना करें इससे तो m की जगह कौन दिख रहा है बताओ? m की जगह हमको दिख रहा है दोस्तों एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई, ठीक है ना, और ये साथ में अपने पास y भी है। याद रखिए dx के साथ जो है वो पूरा का पूरा m है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और n कौन है बताओ? dy के साथ जो है वो पूरा का पूरा जो है m है, एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई एक्स। अब आप चेक कर लीजिए कि ये पहले एग्जैक्ट है कि नहीं, पहले आप उसको चेक कर लो। डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई निकाल के देखो, तो वाई के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए करते हैं, एक्स को मानेंगे यहाँ पे क्या चीज? कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ये तो पूरा का पूरा वाई भी यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों, ये भी वाई है यहाँ पे देखो एक, है ना। अच्छा ये भी देखो कि ये इस रूप में फिट हो रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से देखो, m बराबर वाई एफ वन एक्स वाई, ये देखो ये पूरा का पूरा ना एक्स वाई के फॉर्म में फिट हुआ है, देखो एक्स वाई साइन एक्स वाई कॉस एक्स वाई, यानी कि पूरा पूरा एक्स वाई का फलन है, इसलिए आप इसको एफ वन एक्स वाई मानो और उसके साथ साथ वाई होना चाहिए। देखो m के रूप में वाई एफ वन एक्स वाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप अच्छे से चेक कर लो, ये एफ वन एक्स वाई हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, एफ वन एक्स वाई है, ये वाई है। साथ ही साथ आप n के लिए देख लो, f2xy के साथ x होना चाहिए, देखो तभी आप दिया है, उसी रूप में फिट करने के लिए आपको इस प्रश्न में ऐसा दिया गया। देखो ये देखो f2xy साथ में x, ये पूरा xy के उसमें मतलब फिट हुआ है, देखो xy sin xy माइनस cos xy, पूरी तरह से ये xy का फलन है, तो ये हो गया आपका f2xy साथ में x, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो m और n के रूप इसी तरह से हमको दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे चेक करके देखिएगा, ये काम थोड़ा लंबा होगा इसलिए मैं ये आपको सौंपता हूँ। डेल्टा एम बाई डेल वाई मतलब डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई आप निकाल के देखना कितना आ रहा है, फिर डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स निकाल के देखना कितना आ रहा है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, और ये एग्जैक्ट नहीं है इसलिए अब हमें आगे का काम करना पड़ेगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि समीकरण किस नियम में फिट हो रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये नियम नंबर 2 में फिट हो रहा है, तो उसके लिए एक तसल्ली लेनी और बाकी है, आपको चेक करना पड़ेगा कि एम एक्स माइनस एन वाई 0 के बराबर न हो, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं दोस्तों, एम एक्स माइनस एन, ये आपको निकालना है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको चेक कीजिएगा। बस मैं इसलिए ये काम नहीं कर रहा हूँ, काम सरल है, काम कठिन नहीं है, बट समय खाएगा बहुत और बहुत सारा लंबा बन जाएगा वो, तो इसलिए आपको करना है, लेकिन करना जरूर है आपको, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि वो एग्जैक्ट नहीं है, और तभी आगे की कहानी बढ़ेगी। अगर वो एग्जैक्ट हो जाए तो फिर ये इंटीग्रल फैक्टर का खेल ही नहीं है ना, फिर तो उसका काम ही नहीं है। एग्जैक्ट है मतलब तुरंत आप इंटीग्रेट करके उसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए एम एक्स माइनस एन वाई निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों इसमें m में आपको x का गुणा करना है, तो अगर मैं x का गुणा करूं तो कितना हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे देखो y पहले से x का गुणा करूंगा तो एक्स वाई हो जाएगा, और अंदर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई एक्स वाई कॉस एक्स वाई। और वैसे ही आप देखो यहाँ y का गुणा करना है और साथ ही साथ माइनस है, तो एक्स वाई का स्क्वायर साइन एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों ये जो है देखो पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, ये और ये कट रहा है, और साथ ही साथ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई, ठीक है। देखो माइनस अपने को पहले से दिया है, यहाँ पे माइनस पहले से दिया है और अपन माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 2xy cos xy, 2xy cos xy, तो जो कि जीरो नहीं है, अब जीरो नहीं है तो इसी को अपन 1 अपॉन में बैठा लेंगे, तो यही इंटीग्रल फैक्टर बन जाएगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। तो यही जो आप चेक किए ना, जिसको आप चेक किए कि हाँ ये जीरो के बराबर नहीं है, तो इसी को अपने को 1 अपॉन में बैठाना है, और वही हमारा इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से इसको मिटाता हूँ, अब मैं लिखूंगा इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। तो चलिए कितना आएगा दोस्तों इंटीग्रल फैक्टर, ये आएगा आपके पास 1 अपॉन
2xy cos xy, ठीक है, जो अपन ज्ञात किए थे, है ना भाई। मतलब ये तो सॉरी, ये mx माइनस एन वाई का मान कितना है था, 2xy cos xy, उसको 1 में बैठा ले तब वो इंटीग्रल फैक्टर बना है, ठीक है। इस बात को अब जरा ध्यान रखिए। तो mx माइनस एन वाई इतना आया था और इसी को 1 में बैठा ले तो इंटीग्रल फैक्टर बन गया, और इंटीग्रल फैक्टर बन गया ना, अब इसी का आपको पूरे समीकरण में गुणा करना है। चलिए तो उसको गुणा करते हैं। तो चलो यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा आप बताओ। तो ये हो जाएगा, अच्छा 1/2 यहाँ से उड़ा सकते हो आप, क्योंकि देखो अब अगर सर 1/2 को क्यों उड़ा रहे हो, अगर आप इसका गुणा करोगे तो सब में 1/2 1/2 1/2 दिखेगा और क्रॉस कॉमन निकल के 1/2 इधर आके 0 हो जाएगा। तो चाहो तो आप 1/2 को साथ रहने दो, चाहे तो हटा दो, क्योंकि उसका कोई रोल भी नहीं है। मान लो आप इस बोलोगे नहीं सर इसमें IF में आया है, आप उसको इसके समेत गुणा करो, इसके सहित गुणा करो, कर भी लोगे क्या होगा, यहाँ 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, बाद में अगले लाइन में 1/2 कॉमन निकल निकल के TDF गुणा होकर 0 खत्म। तो उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसलिए अपन इसको हटाते हुए डायरेक्ट इसका भाग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ भाग दो, इसको केवल इसको देखो 1/xy cos xy को यहाँ देखो, तो xy कटेगा, sin xy बटे cos xy हो जाएगा tan xy। तो यहाँ भाग दोगे तो दोस्तों क्या आएगा 1/xy, क्योंकि cos xy cos y तो cos xy कट जाएगा और 1/xy बचेगा, साथ में आपके पास y dx भी बचेगा। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट तो जरूर पूछिएगा। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखो जब डिवाइड करेंगे एक्स वाई cos xy का तो एक्स वाई कटेगा और ये हो जाएगा tan xy, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो -1/xy x डिवाइड, क्योंकि cos xy कट जाएगा ना जब अपन इस पूरे को यहाँ गुणा करेंगे तो, ठीक है। 1 इस मतलब ये पूरे को गुणा करने का मतलब ये है कि इतने से क्या करना, भाग करना, ठीक है। तो ये अपने अपने समझने का तरीका है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस नए इक्वेशन के लिए जो नया इक्वेशन प्राप्त हुआ है, इसमें आप ये बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई और डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स निकाल के देख लो आप, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई निकालते समय एक्स को कांस्टेंट लेना है, ठीक है। एक्स को कांस्टेंट की तरह बिहेव कीजिए। अच्छा ये वाई भी है ना भाई, अब ये एम पूरा है, ये पूरा का पूरा आपका कौन है, ये एम है, और ये पूरा का पूरा कौन है दोस्तों, ये एन है, ठीक है। तो आप चेक कर लो, चलो चेक करते हैं, तो इसको तो चेक करते ही हैं। वाई को अंदर गुणा करोगे तो क्या होगा दोस्तों, वाई tan xy, अब उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, पहला पद दूसरे का अवकलन, तो tan का होगा sec स्क्वायर xy, लेकिन y का गुणांक x सामने आ जाएगा क्योंकि x तो कांस्टेंट है ना, प्लस दूसरा पद tan xy होगा और पहले पद का अवकलन तो y का y हो जाएगा। और देखो y अंदर गुणा करोगे ना, जब यहाँ गुणा करोगे तो y तक कट जाएगा, तो बचेगा कौन 1/x, और 1/x प्योर 1/x जो है वो कांस्टेंट है, y के सापेक्ष उसका 0 हो जाएगा। चलो इधर ही चेक करो यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो आप x को अंदर गुणा करोगे, अच्छा x के सापेक्ष कर रहे हो ना आप, यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हो तो क्या होगा, पहला पद x दूसरा पद का अवकलन तो sec स्क्वायर xy, अब y बाहर आ जाएगा, और प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन, तो दूसरा पद है आपका tan xy और पहले का अवकलन x का x के सापेक्ष हो जाएगा। और जैसे इसको यहाँ गुणा करोगे तो x कटेगा, 1/y बचेगा, उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो 1/y का 0 हो जाएगा। अब देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो तो जरा सेम सेम है, तो आप बोलेंगे हाँ डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई जो है वो बराबर है डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स के। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन चुका है, ठीक है। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुका है, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको फिर से वही वाला नियम लगाना पड़ेगा। चलिए कौन सा नियम बताइए, तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ दोस्तों। तो हमारा जो नया समीकरण है ना वो ये बन चुका है, चलो मैं यहाँ पे इसको मिटा, नियम 1 और 2 का काम हो चुका है, जब दोबारा इसका यूज पड़ेगा तो क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं इससे हम इस पर अप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हल किस तरह से होगा, ये सबसे पहले m को हमको x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ता है y को कांस्टेंट लेते हुए, ठीक है, y कांस्टेंट लेते हुए। तो चलिए m कौन है, ये देखो ये है, तो मैं y को अंदर गुणा करते हुए चलता हूँ, तो y tan xy और प्लस 1/x dx,
y कांस्टेंट लेना तो बाहर निकल जाएगा। टेन एक्स वाई का क्या होगा दोस्तों, टेन का क्या होता है लॉग सेक एक्स। तो एक्स वाई के सापेक्ष करें तो अभी एक्स वाई के सापेक्ष करें, परंतु अभी एक्स का सापेक्ष समाकलन करें इसलिए एक्स का गुणांक वाई बटे में आएगा, तो वाई वाई कट जाएगा और वन बाई एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स। चलिए उसी प्रकार आप यहाँ पे n के वे पद लिखेंगे जो x अंतर्विष्ट नहीं करते हैं और y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। n में केवल आपको वे लिखने, वे टर्म्स लिखने जो x अंतर्विष्ट नहीं करते, तो ऐसा है ही नहीं क्योंकि इस पूरे के साथ ही x गुणे में है, अर्थात x जब अंदर गुणा होगा तो सब में x आ ही जाएगा, तो कोई नहीं बचा, खत्म खेल, जीरो, मतलब कुछ नहीं, एक भी नहीं पद बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो जीरो डिवाइड करोगे तो बोलोगे जीरो का तो आप कांस्टेंट लिखो, तो चलो कांस्टेंट लिख दो C1। ठीक है, आपकी इच्छा है यहाँ पे कि भाई जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, चलिए फाइनल उत्तर अब कैसे लिखते हैं बताइए, फाइनल उत्तर कैसे लिखते हैं दोस्तों। तो फाइनल उत्तर जो बनता है वो कैसे बनता है, दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है। तो चलिए लिखिए कंबाइन करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाई वाई कट जाएगा, आपके पास मिलेगा लॉग सेक एक्स वाई प्लस लॉग एक्स, और ये इसका सॉल्यूशन हुआ और इसका तो कांस्टेंट है C1, और बराबर करके हम लोग एक अलग से कांस्टेंट लिखते हैं C। अब ये इसको एक काम करो ना, इसको C2 बोल दो, तो C2 माइनस C1 करके नया कांस्टेंट C बन जाएगा। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो लॉग एम वाला सूत्र लगाओगे तो क्या हो जाएगा लॉग एम गुणित एन, और ये C2 माइनस C1 होगा ना उसको लॉग C बोल देना, नया लॉग लॉग भी हट जाएगा, तो x सेक एक्स वाई बराबर C, ये आपका फाइनल उत्तर, x सेक एक्स वाई बराबर C। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे जब अपन लिखेंगे n के वे पद जो x अंतर्विष्ट नहीं करते हैं, जो x अंतर्विष्ट नहीं करते हैं, तो हमने भूल से ये सोचा कि चलो सर पूरे के साथ तो x है तो सब में x आएगा, ये हमारी भूल थी दोस्तों। ध्यान दीजिए, जब x गुणा होगा अंदर ना, तो चलो ये x टेन एक्स वाई यहाँ तो x होगा, परंतु जैसे x यहाँ गुणा होगा तो अपॉन में x है ना दोस्तों, तो x कट जाएगा, इसलिए उस पद में x नहीं बचेगा। तो देखो ये गलती अब यहाँ तो हो गई, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है कि भाई ये गलती आप लोगों से ना हो, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हमें उन पदों को देखना है जिसमें x न हो, और x अगर ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है तो आप x को अंदर गुणा करके पहले चेक करो कि कहीं से x कट तो नहीं रहा है। अगर x कट जाएगा तो फिर वो पद बिना x का हो जाएगा ना भाई, और बिना x का हो जाएगा तो फिर वो यहाँ आ जाएगा n के वे पद जो x प्रविष्ट नहीं करते हैं, अर्थात कौन नहीं करते हैं, वो वन बाई वाई बचेगा ना भाई। x को जब आप इधर अंदर गुणा करोगे तो x टेन एक्स वाई, फिर x को यहाँ गुणा करोगे तो x कट जाएगा, वन बाई वाई बचेगा, तो वन बाई वाई का आप लिखिए ना भाई, बकायदा लिखिए। अच्छा माइनस साइन के साथ लिखिए क्योंकि माइनस साइन के साथ है, और उसका आपको y के सापेक्ष करना है समाकलन, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग y। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हमारा जो सवाल जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। तो किस तरह से चेंज होगा, देखो दोस्तों यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अब वो कांस्टेंट के बजाय ना आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे वहां पे आपको मिलेगा माइनस लॉग y, और यहाँ C1 ले लो कांस्टेंट। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो लॉग m प्लस लॉग n, और ये माइनस है तो जो माइनस वाला वो बटे में चले जाएगा, अर्थात लॉग x और सेक एक्स वाई गुणे में आएगा क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, जबकि यहाँ माइनस है इसलिए बटे में आएगा, और बराबर C1। ठीक है, उसको अपन कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं, लॉग C1 बोल देते हैं, लॉग C1, ताकि अब क्या हो जाएगा दोनों ओर से लॉग लॉग हट करके क्या बचेगा दोस्तों, x सेक एक्स वाई बटे y बराबर, इसको पूरे को आप क्या मान लो, ठीक है, यहाँ से लॉग लॉग हट गया है ना भाई, c लॉग C1 नहीं, सिर्फ लॉग C, सिर्फ लॉग C लेते हैं, सिर्फ लॉग C, तो c बचेगा, और आप देखो x सेक एक्स वाई बराबर cy, ये आपका अभिष्ट सही उत्तर कंप्लीट उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, कांस्टेंट के रूप में जो हमको, जब हम दोनों इसके दोनों हिस्सों को कंबाइन करके लिखते हैं तो फिर उस पर बराबर उस पर हम कांस्टेंट के रूप में कुछ लिखते हैं, तो मैंने कांस्टेंट को लॉग से लिया है क्योंकि इधर सब लॉग लॉग में मिल रहे हैं,
फिर मैंने देखो ये दोनों प्लस है तो log m प्लस log m वाला फॉर्मूला था, क्योंकि ये माइनस में इसलिए बटे में आया y वाला। उसके बाद log log कटा, उसके बाद ये जो बचा उसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x सेक एक्स वाई, ठीक है मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, x सेक एक्स वाई बराबर सी वाई, ठीक है यही अनिष्ट हल है। तो दोस्तों आपने देखा कहाँ मिस्टेक हो गया था हमसे, हमने एन में वे पद देखना था जो एक्स नहीं रखते हैं, तो हमने क्या सोचा, अरे ब्रैकेट के बाहर तो एक्स है मतलब सब में एक्स आ जाएगा, लेकिन हमारी गलती ये हुई कि भैया एन जब अंदर गुणा हो रहा है तो वहां पे 1/xy है ना, जब एक्स वहां गुणा होगा तो एक्स एक्स कट जाएगा और 1/y बचेगा, और वो पूर्णतः एक्स से फ्री होगा, यानी कि वहां पे एक्स नहीं होगा, और उसी को यहाँ पे आपको लिखना है साइन समेत, उसके सामने में माइनस साइन था इसलिए उसके सहित अपन यहाँ लिखे, फिर उसको इंटीग्रेट किए, अब दोनों को कंबाइन करके लिखे, तब फाइनल आंसर आया। दोस्तों इस बात का आपको भली भांति ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन तीसरा नियम दोस्तों, तीसरा नियम देखते हैं, चलिए चलिए देखते हैं दोस्तों कि अब तीसरा सवाल कैसे बनेगा। तीसरे सवाल में आप लिखेंगे दिया हुआ अवकल समीकरण है वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 2y dy बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे आप। अब इसमें पहले आप m देख लो कौन है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, n कौन है 2y, जो dx के साथ है वही m है, जो dy के साथ है वही n है। अब आप तुरंत पहले चेक कर लो कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो डेल्टा m बटे डेल्टा y आ जाएगा 2y, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और डेल्टा n बटे डेल्टा x करोगे तो 0 आ जाएगा, बिकॉज 2y तो ठहरा कांस्टेंट, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो y को कांस्टेंट की तरह लेना है, तो पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों। सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा m बटे डेल्टा y बराबर नहीं है डेल्टा n बटे डेल्टा x के, ठीक है, तो इसलिए ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, एग्जैक्ट नहीं होगा तो एग्जैक्ट इसको बनाना पड़ेगा, और एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रल फैक्टर से गुणा करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन में। अब इंटीग्रल फैक्टर कैसे पता किया जाए, तो दोस्तों नियम 1 और 2 को पहले आप ध्यान दीजिए, क्या नियम 1 और 2 यहाँ फिट होने लायक है क्या। तो नियम 1 की शर्त है कि समीकरण को समघात होना चाहिए, ये समघात तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो y की घात 2 है जबकि यहाँ पे x की घात 1 है, तो समान घात होनी चाहिए पदों की, तो यहाँ पे तो वो नहीं है, तो पहला नियम कट। दूसरा नियम क्या था याद करो दोस्तों, उसमें आपको दिया हुआ जो समीकरण है उसमें आपको जो m और n है, तो m होना चाहिए आपका y f1 x y के रूप में, और n होना चाहिए x f2 x y के रूप में, यानी x और y एक साथ ग्रुप में हो और उसका फिर फलन हो और वही रूप में हो m और n। तो क्या यहाँ पे आपको वैसा नजर आ रहा है क्या, तो वो भी वैसा नहीं है, यहाँ तो y स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ सिर्फ x बस है, तो ये इस रूप में फिट नहीं हो रहा है, मतलब नियम नंबर 2 भी यहाँ पे नहीं लगने वाला। तो दोस्तों अब बचा क्या, तो अब बचा है नियम नंबर 3, और नियम नंबर 3 देखते हैं कि ये यहाँ पे कैसे लगेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 3 कैसे लगेगा, सबसे पहले आप चेक करो, अच्छा नियम नंबर 3 लगेगा कि 4th लगेगा ये भी क्योंकि नियम नंबर 3 और 4 ना दिखने में एक जैसे हैं, आप देखो एकदम एक जैसे दिख रहे, देखो यहाँ पे डेल्टा एम बटे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एन बटे डेल्टा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट इसको पलट करके लिखा गया, यहाँ पे फर्क किस बात का है, यहाँ पे बाजू में 1/n है, यहाँ बाजू में 1/m है। अगर इसको कैलकुलेट करने से ये fx, अब fx कौन है दोस्तों, केवल मतलब कोई भी x वाली चीज आनी चाहिए, ठीक है, अर्थात केवल x का फलन अगर आ रहा है तो इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा e की घात में इंटीग्रल fx dx, fx कौन है जो इसको सॉल्व करने पर आएगा, ठीक है। वैसे अगर ये करने पर पूरा fy आ रहा है अर्थात केवल y का फलन आ रही है, तो इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा e की घात में इंटीग्रेशन fy dy। लेकिन प्रश्न उठता है सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा आने वाला है या ऐसा आने वाला है, तो दोस्तों इसके लिए मैं बढ़िया उपाय आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने ये निकाल के रख लिया है ना, देखो ये तो दोनों जरूरी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि नियम नंबर तीसरा लगेगा या चौथा लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं एकदम दिखने में, देखो ना एक जैसा दिख रहा है, बस ये पलट के यहाँ रखा हुआ है, यहाँ एन है यहाँ एम है, तो है वैसे अलग अलग लेकिन जो इनकी बनावट है ना तो वो एक जैसी दिख रही है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा लगेगा
कौन सा फिट होगा, नहीं पता, तो नहीं पता तो भैया दोनों को जल्दी से चेक करके देख लो, और दोनों को एक साथ चेक कर हम आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखो कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर 2y माइनस 0 करोगे तो आपके पास 2y आएगा। चलो मैं उल्टा माइनस करके देखता हूं तो क्या आएगा, ऐसे क्यों, क्योंकि इसमें आप देखो इसमें डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स है, इसमें जस्ट इसका उल्टा है। चेक करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सर, आप अगर उल्टा घटाएंगे तो इसमें जो मिला है आपको वही माइनस में मिलेगा, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो चलो ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि सर अगर मैं ये लेता हूं तो मुझे बाजू में क्या लिखा है 1/n, 1/n बोलने का मतलब ये है कि अब ये जो आया है ना तो मुझे इसको n से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, n से डिवाइड करके देखना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि जो मेरे पास आ रहा है वो पूरी तरह से शुद्ध रूप से x वाली चीज होनी चाहिए, मतलब केवल x का फलन होना चाहिए, y का नामो निशान नहीं होना चाहिए। कब ऐसा, यदि मैं इसमें n का डिवाइड करके देख रहा हूं तब, ठीक है। और अगर मैं इसमें है ना, इसमें n का डिवाइड करके देख रहा हूं तो पूरी तरीके से x वाली चीज मिलनी चाहिए, और इसमें अगर मैं m का डिवाइड करके देखता हूं तो पूरी तरीके से y वाली चीज मिलनी चाहिए। चेक करते हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा नियम फिट हो रहा है। चलो तो इसमें किसका डिवाइड करके देखना चाहिए मुझे, n का, तो n क्या है दोस्तों, ये n जो है वो 2y है। तो चलो इस पूरे में अगर आप n का डिवाइड कर रहे हो ना, 2y में n का डिवाइड कर रहे हो यानी 2y, यानी कि कट के कितना हो जाएगा 1, और 1 को दोस्तों आप बिंदास कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को आप किसी भी वेरिएबल के फंक्शन के रूप में देख सकते हो। तो भाई अभी तो हमको इस पूरे को fx के रूप में देखना है, हमको हमारी इच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट को आप x का फलन क्यों नहीं बोल सकते, ये x का फलन है सर, y का नामो निशान नहीं होना चाहिए, बस ये गए तो y का नामो निशान नहीं है, कांस्टेंट है उसको आप x के फलन के रूप में मान सकते हो। लो ना मैं यहाँ पे x के घात, यहाँ पे बाजू में x के घात 0 लिख देता हूँ, 1 गुणित बाजू में x के घात 0 बन गया x का फलन, ठीक है। तो कांस्टेंट को आप x के फलन के रूप में देख सकते हो, ठीक है। ये x का फलन बन गया दोस्तों, कट के 1 हो जाएगा, तो कट के 1 हो जाने के नाते ये x का फलन बन चुका है, ठीक है। यही आपका fx बन गया, x का फलन ना, x नहीं बोल रहा मैं, x का फलन, इसी को आप fx बोल रहे हो, अर्थात अर्थात ये x का क्या है, फलन है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कांस्टेंट को तो आप y का भी फलन बोल सकते हो, x का ही तो बोल रहे हो, वो दोस्तों इसलिए क्योंकि मेरे को हमने ये कैलकुलेट किया ना, और इसको मुझे x के फलन के रूप में देखना है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा अब आप बोलोगे सर आपने ये भी तो निकाला है डेल एन बाई सॉरी डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई आपने निकाला है, और ये आपको इसमें किसका डिवाइड करना चाहिए, अगर m का डिवाइड करने पर मेरे को शुद्ध रूप से अगर ये y के फलन के रूप में नजर आ रहा है तो फिर मैं इसको भी ले लूंगा, दोनों में दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए चेक करते हैं, तो सर इसमें अगर अपन m का डिवाइड करते हैं, सर m का डिवाइड करके देखते हैं ना कितना आ रहा है, m कौन है बताओ, m कौन है, तो m ये है सर, क्या ये शुद्ध रूप से आपको y का फलन नजर आ रहा है, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं, हमको केवल y के फलन के रूप में मिलना चाहिए था ये, तो ये y के फलन के रूप में कहाँ मिल रहा है, यहाँ तो x भी आ रहा है ना, x भी इंक्लूड है, मतलब ये आप इसको प्योरली रूप से y का फलन नहीं बोल सकते, मतलब साफ साफ पता चल गया कि आपका यहाँ पे नियम नंबर 4 नहीं लगने वाला, नियम नंबर 3 लगने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा कितना बढ़िया ट्रिक है इसको पहचानने का। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ सर नियम नंबर 1 भी नहीं लगेगा, 2 भी नहीं लगेगा, सर नियम नंबर 3 और 4 को ट्राई करके देखते हैं। अगर मान लो किसी सवाल में ऐसा आपको नजर आ रहा है तो 3 और 4 को एक साथ चेक करके देख लेना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 3 और 4 नियम नंबर 3 और 4 को एक साथ चेक करने का क्या तरीका है, आप डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई और डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स निकाल के देखो, इसको पलट के माइनस करके देखो, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप पलट रहे हो इसका मतलब चिन्ह का बस फर्क आएगा। उसके बाद चेक कर लेना कि इसमें मुझे अगर मैं n का डिवाइड करता हूँ तो प्योरली x का फलन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो समझ जाओ यही आपका नियम नंबर 3 लगने वाला है। अगर मान लो n से डिवाइड करने पर ये प्योरली x के फलन के रूप में मान लो दिखाई नहीं दे रहा है, y का नामो निशान मिक्स हो रहा है वहां पे, तो आप नियम नंबर 4 को ट्राई करके देखना। नियम नंबर 4 में देखना कि भैया मुझे इसमें m का भाग देने पर ये पूरा का पूरा y का फलन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर पूरा का पूरा प्योरली y का फलन दिखेगा, x का नामो निशान अगर नहीं दिखेगा तो समझ जाना नियम नंबर 4 फिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों
तो आपने देखा कि यहाँ पे कौन सा नियम फिट हो रहा है, यहाँ पे नियम नंबर 3 फिट हो रहा है, क्योंकि अपन जब इन दोनों के अंतर को अर्थात डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स को जब हमने एन से डिवाइड किया तो कितना है, देखो ना, 2y माइनस 0/2y कट करके कितना है 1 को आप x के फलन के रूप में बोल सकते हो। ठीक है, आप लिखिएगा यहाँ पे ऐसे लिखना एफ एक्स अर्थात केवल x का फलन। अतः इस स्थिति में इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा दोस्तों, देखो ध्यान से। अतः इस स्थिति में इंटीग्रल फैक्टर होगा आपका e की घात में इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स के रूप में यही जो आएगा ना इसको सॉल्व करने पर वही एफ एक्स के रूप में होगा, अर्थात 1 dx, अर्थात 1 का समाकलन x हो जाएगा, तो e की घात x आपका इंटीग्रल फैक्टर आएगा। अब इंटीग्रल फैक्टर को आप पूरे समीकरण में गुणा करोगे तब वो एग्जैक्ट में बदल जाएगा दोस्तों। तो चलिए गुणा कीजिए, तो क्या होगा बताइए। तो e की घात x वाई स्क्वायर माइनस x e की घात x dx प्लस 2y की घात x dy बराबर 0। अब ये समीकरण नंबर दे दो 2। अब ये एग्जैक्ट रूप में बदल चुका है, आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। नए समीकरण के लिए ये m हो जाएगा, ये नया m, ये नया n, डेल्टा m बाई डेल्टा वाई चेक करके आप देख सकते हो 2y की घात x आएगा, और डेल्टा n बाई डेल्टा x चेक करके आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको 2y की घात x मिलेगा। ठीक है, 2y की घात x दोनों सेम है, अर्थात अब आप तसल्ली ले लिए कि हाँ ये एग्जैक्ट में तब्दील हो चुका है, एग्जैक्ट बन चुका है। जब एग्जैक्ट बन चुका है दोस्तों तो अब इसको सॉल्व कर लेना है अपने को। ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको यहाँ पे m का समाकलन करना है x के सापेक्ष, y को कांस्टेंट की तरह लेना है। चलिए, तो m कौन, ये m है, e की घात x वाई स्क्वायर माइनस x e की घात x dx। चलो सॉल्व करते हैं। y को कांस्टेंट के रूप में लेना है इसलिए वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, e की घात x का e की घात x हो जाएगा। यहाँ x e की घात x है उसका समाकलन करेंगे, रफ में जल्दी से कर लीजिए। देखो ध्यान से, पहला पद दूसरे पद का समाकलन, पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, पूरे का समाकलन इतना आएगा। सॉल्व करके देख लेना आप लोग, e की घात x माइनस 1, ये ऐसा, यानी कि पूरे से e की घात x कॉमन निकल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका ये आया। और ये n में क्या करते हैं दोस्तों, n में अपन क्या करते हैं, अच्छा n के वे पद जो x नहीं रखते हैं, n के वे पद जो x नहीं रखते हैं कौन है सर, यहाँ पे तो देखो n की जगह दिख रहा है 2y, मतलब सॉरी ये तो डेल्टा n बाई डेल्टा एक्स है ना, ये दिख रहा है n की जगह में, और यहाँ x है सर, देखो यहाँ पे है। ठीक है, ये पूरा का पूरा n है ना, और ये पूरा का पूरा एक पद है और उसमें x दिख रहा है, तो यहाँ पे n के वे पद जो x नहीं रखते हैं वो एक भी पद नहीं है, तो खत्म खेल। तो ये n समझ जाओ कुछ है ही नहीं, कुछ लिखना ही नहीं यहाँ पे। या यूं कहो कि सर 0, तो 0 का y के साथ करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, और क्या c1 बोल दो इसको, सीधी सी बात है। तो चलो सर अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे। तो फाइनली आप आंसर इसका क्या लिखेंगे बताइए, फाइनली इसका आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप बताइए कि भैया हम इसका सॉल्यूशन कितना है। देखो e की घात x वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगर आप इसको लेते भी हैं तो आप लिखेंगे c1, और फाइनली जो आप कांस्टेंट लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, चलो इस कांस्टेंट को मैं c2 बोल देता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है c2 माइनस c1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, c बन जाएगा। तो e की घात x वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर c, ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। चाहो तो आप e की घात x को इधर भेज सकते हो, ये ऐसा फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। अभिष्ट सॉल्यूशन यही है। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों। यस दोस्तों, ये भी सवाल बन गया, कहीं भी कुछ कठिन नहीं था। अब चलो एक और नियम बचा है, हमने वैसे 4 नियम को देखा। ठीक है, तीसरा और चौथा में से कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना, इस पर मैंने पर्याप्त बातें आपको बता दी हैं। आप पहले डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई निकालो, डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स निकालो, दोनों का अंतर निकालो। अंतर निकालने के बाद आप चेक करो कि मुझे इसको मैं किससे डिवाइड करूं ताकि मेरे पास प्योरली एक्स का या प्योरली वाई का फलन बचे। उस हिसाब से आप ये तय कर लेना कि कौन सा नियम लगेगा। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया दोस्तों। अब एक नियम और है, फिर वो आपको बताने के बाद
ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो नियम मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। चलिए अब चौथा सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दिया हुआ अवकल समीकरण है 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy, फिर दिया है 3y dx प्लस 4x dy। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे ना dx वाले को इकट्ठा कर लो, dy वाले को इकट्ठा कर लो। ठीक है, अच्छा एक और बात, चलो यहाँ पे बताओ m कौन होगा, मन ही मन उसको आप इकट्ठा करो और बताओ m कौन होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे m कौन होगा बताइए। चलो अपन इकट्ठा कर ही लेते हैं। ठीक है, 2y और यहाँ पे देखो dx के साथ 2y है, यहाँ पे dx के साथ कौन है 2xy 3y, यानी कि 3 दूनी 6xy स्क्वायर, 6xy स्क्वायर, ये पूरा का पूरा m बन रहा है। ठीक है, अब dy के साथ जो होता है वो n होता है, तो 3x और यहाँ कौन होगा दोस्तों 4 दूनी 8x स्क्वायर y, ये ऐसा। अब चेक कर लो m के रूप में कौन दिख रहा है 2y प्लस 6x स्क्वायर y, n के रूप में कौन दिख रहा है 3x प्लस 8x स्क्वायर y। डेल्टा m बाई डेल्टा y निकाल के देखोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ 6 दूनी 12x स्क्वायर। ठीक है, y के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन करेंगे और डेल्टा m बाई डेल्टा x निकाल के देखोगे दोस्तों 3 प्लस 8 दूनी 16x स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बराबर नहीं है, यानी कि ये समीकरण यथातथ नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बदल में लाना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट में कैसे लाएंगे, तो नियम कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, तो ना तो ये अपना वो पहला नियम लगेगा क्योंकि इसमें होमोजीनियस होना चाहिए, वो नहीं लग रहा है। एक्स वाई के ग्रुपिंग में फंक्शन होना चाहिए, एक्स वाई के कॉम्बिनेशन में, वो भी नहीं है, दूसरा नियम भी नहीं लगेगा। तीसरा चौथा भी आप लगा के देख लेना, वो भी नहीं लगेगा। तो बचा कौन, तो एक नियम बचा पांचवा, और उसके लिए आप देखो समीकरण को इस रूप में होना चाहिए, और वो इस रूप में दिख भी रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस इधर देखो, ये वाले में देखो। ठीक है, इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो, आपको जिस रूप में दिख रहा है ना वो दिख रहा है इस रूप में। ठीक है, एक्स वाई फिर एम वाई डी एक्स, मतलब वाई डी एक्स वाला टर्म फिर एक्स डी वाई, फिर वाई डी एक्स फिर एक्स डी वाई, आप दिख रहे हैं देखो वाई डी एक्स एक्स डी वाई, फिर वाई डी एक्स एक्स डी वाई, और सामने में एक्स वाई कुछ कुछ और एक्स वाई यहाँ नहीं है, तो फिर भी आप देखो ये व्यापक रूप है। और इस रूप में अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे जैसा कि दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में जो इंटीग्रल फैक्टर होता है दोस्तों, वो x की घात h और y की घात k, इन दोनों मतलब गुणे के रूप में x की घात h y की घात k लेते हैं, और वही हमारा इंटीग्रल फैक्टर होता है दोस्तों। तो ये भी हमारा वही रूप का सवाल है। तो इसमें अपने को मानना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए मान लो इंटीग्रल फैक्टर कौन है, x की घात h y की घात k है, और उसको आप गुणा कर दो समीकरण में ताकि वो एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है, तो आप ये पूरी बात पूरी थ्योरी लिखेंगे कि ये इस रूप का है, अतः यहाँ इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा x की घात h y की घात k होगा, और उसको आप समीकरण में क्या करने जा रहे हो, गुणा करने जा रहे हो दोस्तों। तो चलो मैं लगे हाथ गुणा करता हूँ दोस्तों, और मैं ना यहाँ पे गुणा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इसी को लाया गया रूप बदल करके। चलो यहाँ पे अगर अपन x की घात h y की घात k का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x की घात h y की घात k प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक y एक्स्ट्रा पहले से है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 x की घात h प्लस 1 y की घात k प्लस 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक x है और x की घात h से गुणा करेंगे तो x प्लस 1 मतलब x की घात h प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ y की घात k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये dx हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x की घात h से गुणा करोगे तो 3x की घात h, एक x पहले से इसलिए 1 हो जाएगा, और y की घात y है ही नहीं तो y की घात k, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x की घात h प्लस 2, क्योंकि 2 पहले से और x की घात h से हम लोग गुणा कर रहे हैं, और y की घात k प्लस 1 dy बराबर 0। अब बताओ हमने गुणा तो कर दिया, लेकिन एग्जैक्ट बदलने, एग्जैक्ट में लाने के लिए क्या होना चाहिए, अभी हमारे पास नया m और नया n है, तो एग्जैक्ट होने के लिए डेल्टा m बाई डेल्टा y बराबर डेल्टा m बाई डेल्टा x होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो अब आपको ये शर्तें रखनी है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए डेल्टा m बाई डेल्टा y क्या होगा बताइए, m के साथ मतलब सॉरी m का y के सापेक्ष कीजिए, तो क्या होगा दोस्तों बताओ यहाँ पे, तो ये होगा दोस्तों 2 तो 2 होगा, x की घात h, ठीक है, मैं ये दोनों को बराबर कर रहा हूँ, और ये क्या होगा दोस्तों y के सापेक्ष अगर अपन करते हैं
तो k+1 सामने आएगा और y की घात में k हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। और उधर क्या होगा दोस्तों बताओ, डेल्टा n बाई डेल्टा है, अच्छा ये भी है, अरे ये पूरा है प्लस n, ये पूरा है ना, ये पूरा m है भाई। चलो इधर देखो क्या होगा बताओ, 6x की घात में h+1, और यहाँ क्या होगा k+2 सामने आएगा, y की घात में k+1 होगा दोस्तों। ठीक है, ये ऐसा। अब बराबर में मैं चलो इस पर लिख देता हूँ, उस पर जगह नहीं तो मैं इस पर लिख देता हूँ। और इस पर मैं लिखने वाला हूँ डेल्टा n बाई डेल्टा एक्स, यानी कि जो n की जगह दिख रहा है, जो n के रूप में जो दिख रहा है उसको x के सापेक्ष मुझे करना है। तो चलिए, तो कितना आएगा, x के सापेक्ष होगा अगर इसका आंशिक अवकलन, तो क्या आएगा दोस्तों देखो, 3 और h+1 सामने आएगा, x की घात में h हो जाएगा और y की घात में k जस का तस और प्लस x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए अब h+2 सामने आएगा। अच्छा इंटू 8 भी है, तो चलो इंटू 8 यहाँ लगा देता हूँ। अब x की घात h+1 और y की घात k+1 ये बराबर होंगे दोस्तों। एग्जैक्ट होने के लिए ये शर्त होनी चाहिए, तो शर्त होनी, तो शर्त को मैं बराबर लगा दिया। अब चलिए आप गौर करो, दोनों पक्षों में x की घात h y की घात k है, यहाँ पे भी x की घात h y की घात k है, तो x की घात h y की घात k यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को गुणांकों को बराबर रखते हैं। तो कितना आएगा 3h+1 और वहां इज इक्वल टू 2k+1। और वैसे आप देखो दोनों पक्षों में आपको x की घात h+1 y की घात k+1 यहाँ पे भी और x की घात h+1 y की घात k+1 वहां पे भी है, तो उनके गुणांकों को भी आप इकट्ठा करो तो 8h+2 6k+2। अब इनको आप दोनों को सॉल्व करो दोस्तों, तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो मान आएगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि आप इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये कुछ नहीं है, समीकरण बनेगा और आपको प्रतिस्थापन विधि चाहे विलोपन विधि कितनी ही विधि है आप उनको सॉल्व करेंगे, h बराबर 1 k बराबर 2 आएगा और फिर आसानी से आप बस, अब ये आ गया ना दोस्तों h और k का मान, तो बस आपका काम हो चुका है। याद करो आपने क्या माना था, इंटीग्रल फैक्टर को x की घात h y की घात k माना था, याद करो। उसी का तो अपन इसमें गुणा करते जा रहे थे ना यहाँ पे, ठीक है, इसका गुणा करते जा रहे थे अपन, तो यही माना था आपने। और बस h और k का मान मिल गया तो x y स्क्वायर, अब आपको इंटीग्रल फैक्टर मिल चुका है, आप गुणा कीजिए यथातथ में बदल जाएगा, उसके बाद उसको आप सॉल्व कीजिए दोस्तों। तो ये आपको ये काम करना है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। और दोस्तों इस तरह से हमने आज तमाम नियम देखे इंटीग्रल फैक्टर पता करने के, और हमने सवालों को भी हल किया। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं अगले टॉपिक में, अब न्यू टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करिए दोस्तों, और कहीं भी डाउट आता है तो जरूर बताइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।